हेलो एवरीवन, दिस इज अमन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो है सो हम लोग यहाँ पे कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं जो भी आपका आंसर संग्रह जो होता है, जो जीके जीएस सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जो सब्जेक्ट होता है सभी सब्जेक्ट को यहाँ पे कवर करेंगे और जितने भी क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन जो है सो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो जितने भी आपके एग्जाम्स हैं सभी में ये इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे भारत के इतिहास जो होता है, उसमें आपको यहाँ पे 3 पार्ट देखने को मिलता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्राचीन भारत को कवर करेंगे। इसमें जो है ये सभी टॉपिक हम लोग जितना भी क्वेश्चन बन रहा है और ये सभी क्वेश्चन जो है सो एग्जाम में सीधा आपके डायरेक्ट लड़ेंगे, तो ये जो है सो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद जो है सो हम लोग क्या करेंगे, मध्यकालीन भारत का इतिहास यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। अगर वीडियो लंबा हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट करके जो है सो सारा यहाँ पे लेकिन कवर करने वाले हैं। तो मध्यकालीन भारत का इतिहास हम लोग देखेंगे, उसमें भी सारा जो टॉपिक है उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, सारा क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और आप एक बार जो देख लेंगे ना तो आपको सारा रिवाइज हो जाएगा बस इस वीडियो के माध्यम से। और यहाँ पर देख सकते हैं उसके बाद जो है हम लोग आधुनिक भारत को देखेंगे। आधुनिक भारत में भी देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया जो है सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और आधुनिक भारत से भी अच्छा खासा क्वेश्चन जैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये भी हम कवर करने वाले हैं। उसके बाद जैसे हम लोग यहाँ पे जब इतिहास हमारा ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पे भूगोल देखने वाले हैं। तो भूगोल हम लोग पढ़ेंगे, उसमें भी यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया जो टॉपिक जितने भी पहले भारत के भूगोल हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे जो है सो हम लोग विश्व भूगोल जो पढ़ने वाले हैं, विश्व भूगोल को कंप्लीट करेंगे। उसमें भी काफ़ी अच्छा खासा जैसे क्वेश्चन देख सकते हो, वायुमंडल, जलमंडल, ये सभी जो टॉपिक है सभी का क्वेश्चन जो है सो स्टेप बाय स्टेप हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। उसके बाद जैसे ही हमारा ये भूगोल खत्म होगा हम लोग यहाँ पे संविधान यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। संविधान का जो भी क्वेश्चन होगा सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप जब एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा ना तो सारा आपका रिवाइज भी हो जाएगा और जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हैं उससे पहले इस वीडियो को ज़रूर से देख लीजिएगा। यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो जहाँ पे जीके जीएस का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका सारा यहाँ पे कवर होने वाला है। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दीजिए, क्या पता उससे भी काम आ जाए और एग्जाम में उससे क्वेश्चन जो है सो मिल जाए और आराम से वो जो है सो क्वेश्चन बना ले और उसका रिवीजन भी हो जाए। तो हम लोग यहाँ पे चलिए वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर भी लगा लीजिएगा, ताकि जो भी आपके फ्रेंड्स फैमिली में होंगे जो जिसको अगर ज़रूरत होगा तो वो जो है सो रिवाइज कर सकते हैं बस इस वीडियो के माध्यम से, जिसमें जो है हम सारा टॉपिक और सारा सब्जेक्ट जो है सो कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था जो संविधान होगा उसका भी सारा क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। देख सकते हैं कितना ज़्यादा इसमें टॉपिक है और ये जो है सो चलिए आगे देख लेते हैं। उसके बाद जैसे ही हम लोग का ये थोड़ा सा लंबा देख सकते हैं चैप्टर है भारतीय संविधान। उसके बाद जैसे ये कंप्लीट होगा हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था भी देखेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा कम चैप्टर है बट कोई नहीं, ये जो है सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपका अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक से रिलेटेड क्वेश्चन होगा सारा यहाँ पे कवर किया जाएगा। और यहाँ पर जो है सो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं अगला जो है सो सामान्य विज्ञान, जो भी साइंस का क्वेश्चन होता है उसको भी हम लोग भौतिक विज्ञान, जो फिजिक्स का क्वेश्चन होता है, जो केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का क्वेश्चन होता है और जो जीव विज्ञान का जो टॉपिक का क्वेश्चन है तो सारा हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। उसके बाद जैसे ये कंप्लीट होगा हमारा चैप्टर तो यहाँ पे कंप्यूटर का रिलेटेड जो भी बहुत सारे एग्जाम्स में जो है कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं उसको भी हम लोग यहाँ पे करेंगे। उसके बाद सामान्य परिचय देख सकते हैं, उस कंप्यूटर के बारे में जितने भी टॉपिक है सारा हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। उसके बाद देख सकते हैं नेक्स्ट जो है सो अध्याय 8 में यहाँ पर देख सकते हैं खेलकूद दिया हुआ है, इसको भी हम लोग धीरे धीरे यहाँ पे कंप्लीट करेंगे और सारा जो है सो कंप्लीट कर लेंगे। चलिए आगे जो है यहाँ पे देख लेते हैं आगे जो है हमारा टॉपिक क्या है। आगे जब खेल वाला टॉपिक हो जाएगा तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन जितने भी होते हैं वो भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितने भी गवर्नमेंट आपका एग्ज़ाम्स है उसके लिए। तो ये भी हमारा कंप्लीट होगा धीरे धीरे। उसके बाद जो है सो आगे यहाँ पर देख सकते हैं पुरस्कार एवं सम्मान है, ये भी हम कंप्लीट करेंगे क्योंकि किसको कौन सा पुरस्कार है कौन सा सम्मान मिला हुआ है उस पर भी क्वेश्चन कई बार पूछ देता है। तो राष्ट्रीय पुरस्कार हम लोग देखेंगे, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार देखेंगे, किसको नोबेल पुरस्कार होता है, नोबेल पुरस्कार कैसे किसको प्राप्त होता है, सब कुछ हम लोग यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है सो यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट में यहाँ पे विविध है और सामान्य ज्ञान है, जितने भी जो टॉपिक ऊपर हमने देखा जितने भी सब्जेक्ट उसका जो विविध यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन कुछ होता है उसको भी हम लोग यहाँ पे ये इस विविध सामान्य ज्ञान में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है सो इतिहास से ही शुरू करेंगे। तो इतिहास में जो है सो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो है
सो यहाँ पे भारत का इतिहास और इसमें प्राचीन भारत का इतिहास है। इसको हम लोग आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो जितने भी भाई लोग अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल और एजुकेशनल वीडियोज़ बनाता रहता हूँ और मैं जो है सो आगे भी बनाता रहूँगा। तो चलिए यहाँ पे इतिहास, भारतीय इतिहास को यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं प्राचीन भारत को शुरू करने वाले हैं। तो ये जो है सो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और हिस्ट्री बहुत सारे पढ़ने को जो है सो यहाँ पे याद करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कोई क्वेश्चन अगर दोबारा हमको पढ़ना हुआ तो मैं दोबारा पढ़ करके भी आपको लाइव ही याद करा दूंगा। आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से ही, आपको इस वीडियो के माध्यम से ही आपको याद करा दूंगा। और आपको जो है सो डिस्ट्रैक्ट होकर नहीं देखना, आपको आराम से यहाँ पे कॉन्शियस होकर आपको टाइम दे करके पूरा वीडियो को ज़रूर से वॉच करना है। तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है सो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व जो है सो हड़प्पा सभ्यता जो है सो कब से कब तक हड़प्पा सभ्यता रहा उसका यहाँ पे काल दिया हुआ है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो सूरकोटदा में मिले हैं। सिंधु घाटी जो सभ्यता आपने बहुत सारे लोग पढ़े होंगे। उसके बाद जो है सो इसमें देख सकते हैं उसमें जो है सो घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं वो देखने को वो क्वेश्चन है। तो याद कर लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष जो है सो सूरकोटदा में देखने को मिले हैं। सूरकोटदा। सिंधु घाटी सभ्यता जो स्थल है कालीबंगन किस प्रदेश में है। सिंधु घाटी जो स्थल है कालीबंगन वो किस प्रदेश में है। तो वो राजस्थान में है। वो कहाँ है, वो राजस्थान में है। कालीबंगन किस प्रदेश में है, राजस्थान में है। कालीबंगन राजस्थान। इस तरीके से आपको याद करना है। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो मुद्राओं का जो निर्माण किया गया था जो हड़प्पा काल में, उसमें जो है सेलखड़ी नाम का जो है सो पदार्थ का यूज किया गया था मुद्रा को बनाने में। सेलखड़ी, हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से सेलखड़ी का उपयोग किया गया था। सेलखड़ी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। हड़प्पा सभ्यता जो थी वो कांस्य युग की थी। कांस्य युग जो थी, जो आप चांदी जानते होंगे, उसमें जो सिल्वर जो होता है उसको कांस्य युग कहते हैं। यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग मुख्य व्यवसाय था वो व्यापार था, आपको पता भी होगा। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कौन थे, तो शहरी लोग ज़्यादा थे। सिंधु घाटी यहाँ पर देख सकते हैं सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, तो ईंट से बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो कपास के उत्पादन जो है सर्वाधिक करते थे। हड़प्पा के जो नागरिक थे वो कपास का यहाँ पर उत्पादन करते थे। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था, तो दयाराम साहनी थे। तो आपको ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता जो थे वो दयाराम साहनी थे। तो याद कर लीजिए, हड़प्पा सभ्यता का जो खोजकर्ता थे वो दयाराम साहनी थे। और सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था, तो लोथल था। सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह था वो लोथल था। तो आपको ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई, लोथल में। यह खोज कहाँ पर हुई, तो लोथल में हुई। चलिए आगे जान लेते हैं। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो मोहनजोदड़ो को जो है तो मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जाम्स में यहाँ पे पूछा गया है। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है, तो सिंधु घाटी सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों को किस नाम से पुकारा जाता था, सिंडन के नाम से पुकारते था। जो कपास का जो उत्पादन होता था सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे, कपास को सिंडन के नाम से पुकारते थे। सिंडन के नाम से पुकारते थे। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए जानी जाती है, अपने नगर नियोजन के लिए। वो जैसे काफ़ी बढ़िया जैसे नगर बसाया हुआ था। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन था, हड़प्पा। भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर कौन था, हड़प्पा था। तो ये भी आपको याद रखना है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कहाँ पे, हड़प्पा संस्कृति में। भारत में चांदी के उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं, हड़प्पा के संस्कृति में। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे जो है हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है कहाँ पे, धौलावीरा में। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा में।
उन्नत जल तद यहाँ पर धौला ल तद जल, इस तरीके से आपको यहाँ पर ट्रिक मिला करके आपको याद करना है, तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी वो किस वर्ष हुई थी? तो 1921 ईस्वी में। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का। हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तनों को जो उपयोग होता था उसमें कौन सा रंग यूज हुआ था? तो लाल रंग का यूज हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो में। घरों में जो है सो कुओं का अवशेष मिले हैं, मतलब लोग जो है सो वहाँ पे उस टाइम के घरों में जैसे कुआं खोदते थे, तो वो जो है सो मोहनजोदड़ो में देखने को मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जहाँ पर देख सकते हैं, निकलने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन थे? तो वो दयाराम साहनी और रखाल दास बनर्जी थे। इन्हीं दोनों ने जो है सो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की, तो जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है सो दयाराम साहनी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है और आने भी समय में पूछे जाने वाला है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी और रखाल दास बनर्जी ने। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे जो है तो इधर आपका यहाँ पे रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, वह कहाँ पे है? तो वह सौराष्ट्र में है। वह सौराष्ट्र में है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। इन्होंने जो है खुदाई का काम यहाँ पे किया हुआ था। किस पशु की आकृति से पर जो मुहर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो बैल के यहाँ पे जो है सो पशु की आकृति देखने को मिली है। कौन से पशु की आकृति देखने को मिली है? बैल की। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो उचित समाजवादी थी। उचित समाजवादी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। तो चलिए आगे जानते हैं। संदैव यहाँ पर जो है सो संदैव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से। कालीबंगा से। तो ये दोनों देख सकते हैं, अंतर्गत जोते गए खेत का साक्ष्य भी कालीबंगा से मिला है और ईंटों का अलंकरण भी कालीबंगा से ही मिला है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंध में स्थित है। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया जाता है मोहनजोदड़ो में। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। वहाँ पे कांस्य की प्राप्ति हुई थी। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी की सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? गाय के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। उसके बाद जो है चलिए जान लेते हैं स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? तो गुजरात में हुई। स्वतंत्रता के बाद किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? हड़प्पावासी जो है सो लोहा से परिचित नहीं थे। किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? लोथल से। लोथल से। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर। कहाँ होता है आश्रित? संस्कृति पर। सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। देख सकते हैं यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। आद्य ऐतिहासिक युग से। सिंधु घाटी सभ्यता और गौड़ आर्य थी क्योंकि वह थी नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों के से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? मृदभांड है। मृदभांड। सिंधु घाटी सांस्कृतिक वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इनके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई है। तो इसी से हमको जो है सो यहाँ पे जानकारी मिली है हड़प्पा के संस्कृति के बारे में। और देख सकते हैं 2 बार यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 1996 में और 1994 में। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पर बर्तन, जेवर, हथियार और औजार। इसी से हम लोग जो है सो सिंधु घाटी का पता लगाए कि आखिर जो है सो सिंधु घाटी में किस तरीके से जो है सो कैसे लोग रहते थे, किस तरीके का सामान यूज करते थे, कौन सा वस्त्र यूज करते थे, कौन सा औजार यूज करते थे।
तो आगे है यहाँ पर देख सकते हैं भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। कहाँ पे मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति में चांदी जो होता है उसके प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, तो लाल रंग का हुआ था, पहले भी पढ़े हैं आप अभी। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का आरंभ जो है सो पूर्व आर्य समय के समय से माना जाता है। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से जो है सो विशाल स्नानागार पाया गया। देख सकते हैं कितने एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद जो है हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थिल कहाँ पे है? तो हड़प्पा सभ्यता जो स्थल लोथल है वह गुजरात में है। आपको भूगोल में भी ये पढ़े होंगे, लोथल कहाँ है? तो गुजरात में है। और देख सकते हैं ये कितने एग्जाम्स में यहाँ पे पूछा गया हुआ है। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा भी यहाँ पे गुजरात में ही है। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? तो यही धौलावीरा जो है तो 3 भागों में यहाँ पे ये विभक्त था। तो आपका ये हड़प्पा सभ्यता से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन थे आपका कंप्लीट हो चुका है। और आगे जो है हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। तो चलिए यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। और ये है वैदिक सभ्यता। पूर्व वैदिक और ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक को वैदिक सभ्यता का काल माना जाता है। उत्तर वैदिक सांस्कृतिक काल किसे माना जाता है? तो 1000 ईस्वी पूर्व से 6000 ईस्वी पूर्व को उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो श्रेष्ठ या कुलीन होता है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू के फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। उत्तर वैदिक काल के विरोधियों और ब्राह्मण विरोधियों धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रमण के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? श्रमण के नाम से जाना जाता था। उसके बाद है आपका वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? शुल्ब सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद के बारे में। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद के बारे में। वेदों की संख्या कितनी है? तो टोटल वेदों की संख्या 4 है। अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद शामिल, आपको पता होगा। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है हम लोग जान लेते हैं भारत के राजची में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो ये जो है सो मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? किस उपनिषद से? मुंडक उपनिषद से। ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। संगीत का ग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद को। अब यहाँ पे चलिए जान लेते हैं कुछ प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक थे कौन। वो जो है यहाँ पे सांख्य के प्रवर्तक थे कपिल, न्याय के गौतम, चाणक्य के चाणक्य, योग का पतंजलि, पूर्व मीमांसा का जैमिनी, उत्तर मीमांसा का बादरायण, वैशेषिक का कनाद। तो ये सभी जो है सो प्रमुख दर्शन थे और उनको यहाँ पे प्रवर्तक के नाम यहाँ पे दिया गया है। तो इसे भी एक बार आप याद कर लीजिएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं प्रथम विधि के निर्माता कौन है? तो ये जो है सो प्रथम विधि के निर्माता है मनु। देख सकते हैं प्रथम विधि के निर्माता कौन है? मनु है। तो चलिए आगे जो है देख लेते हैं। और यहाँ पर जो है सो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन है? तो श्रीमद् भागवत कथा गीता। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो गोधन है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप गोधन है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिला है? 10वें मंडल में शूद्र का जो है सो उल्लेख मिला है 10वें मंडल में। वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? तो होत्री कहते हैं। होत्री। वेदों की रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। ऋग्वेद का संबंध किससे है? तो ईश्वर महिमा से है। ऋग्वेद का संबंध ईश्वर महिमा से है। ऋग्वेद के कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। तो ये भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। ऋग्वेद में कुल सूक्तियाँ कितने हैं? 1028 है। ऋग्वेद में कुल ऋचाएँ 10,580 है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए ऋचाएँ जो है सो 250 है। उसके बाद यहाँ पे ऋग्वेद में अग्नि के लिए जो ऋचाएँ हैं वो यहाँ पे 200 है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद ही सबसे पुराना ऋग्वेद है। और यहाँ पर देख सकते हैं कितने एग्जाम्स में यहाँ पे पूछा गया है। यूपीएससी में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है सबसे पुराना वेद।
तो चलिए आगे जान लेते हैं। यहाँ पे जो है वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन से यहाँ पे देख लीजिए, मैंने पहले भी आपको बताया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इनमें सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। तो ये जो है वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ज्ञान आपको देख सकते हैं, त्रयी नाम है किसका? त्रयी नाम किसका है? तीनों वेदों का। त्रयी नाम है तीनों वेदों का। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। देख लीजिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को, इस तीनों को मिला करके जो कहा जाता है त्रयी कहा जाता है इसको, वेद त्रयी। वेद त्रयी। तो यह भी पूछ सकता है त्रयी कौन कौन से वेद को कहा जाता है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को जो मिला हो, इसी तीनों को यहाँ पे त्रयी कहा जाता है, अथर्ववेद को हटा करके। अब यहाँ पर देखिए किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नाम उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में जो है सो वर्ण का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो वेद है। अथर्व का अर्थ क्या है? पवित्र जादू। तो अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो जैमिनी है। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो सबसे प्राचीन पुराण जो है सो मत्स्य पुराण है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। ब्राह्मण ग्रंथों के सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है कहाँ पर? ऋग्वेद में पाया जाता है। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। उपनिषदों का मुख्य विषय कौन सा है? दर्शन। नचिकेता आख्यान का उल्लेख कहाँ मिलता है? कठोपनिषद में। पुराणों की संख्या कितनी है? तो टोटल 18 है पुराणों की संख्या। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? प्राकृतिक की उपासना से। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र को यहाँ पे पुरंदर शब्द से प्रयोग किया जाता है, तो इंद्र को पुरंदर कहा जाता है ऋग्वेद में। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो ज्यामिति से। सुलभ सूत्र ज्यामिति से संबंधित है। अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है अस्तोमा सद्गमय। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे कहाँ पर? पंजाब में। आर्य जो थे वो भारत में बाहर से आए थे और कहाँ पर बसे थे? ये जो आर्य के लोग थे वो पंजाब में बसे थे। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? नौवां मंडल। नौवां मंडल जो है सो पूर्णतः सोम को समर्पित है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो ये जो है सो 10 राज युद्ध पुरुषनी के तट पर लड़ा गया। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध मतलब 10 राजा जो है सो उसमें युद्ध में भाग लिए थे। किस नदी के तट पर लड़ा? तो पुरुषनी नदी के तट पर। पुरुषनी नदी के तट पर। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो धर्मशास्त्रों में जो भू राजस्व की दर है वो 1/6 है। 1/6। 800 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व काल को किस युग से जोड़ा जाता है? तो इसे ब्राह्मण युग कहा जाता था। 800 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के काल को ब्राह्मण युग। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो सर्वाधिक वर्णित नदी जो है सो सिंधु है। सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है। आगे है आपका यहाँ पर उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो केकई के शासक थे। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो कठोपनिषद में प्राप्त होता है अध्यात्म का ज्ञान कठोपनिषद में। वैदिक की नदी कुबा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान की राजधानी आपको पता होगा काबुल है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली सांख्य दर्शन है। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेड़ा। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? धर्मशास्त्र के काल में। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में। किसको गायत्री मंत्र याद है? कमेंट में जरूर से बताइएगा। न्याय दर्शन को प्राचारित किया गया था
गौतम ने। किसने किया था? न्याय दर्शन को गौतम ने प्रचारित किया था। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था क्या था? प्रकृति पूजा और यज्ञ। प्रकृति पूजा और यज्ञ। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता नामक पुस्तक जो है सो चिकित्सा से संबंधित है और ये बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से, नाम से ही स्पष्ट है यज्ञ, तो यजुर्वेद। वैदिक युगीन सभा का क्या थी? तो मंत्रिपरिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र था। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, पहले भी पढ़े हैं। कौन सी प्राचीन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य है। उसके बाद संख्या, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, इन 6 विभिन्न भारतीय दर्शनों का स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति कहाँ हुई? वैदिक युग में। कब हुई? तो वैदिक युग में। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं ली गई थी? लुहार नहीं ली गई थी आर्यों द्वारा व्यवहार में। प्राचीनतम व्यवहार अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिनि। अष्टाध्यायी के रचना पाणिनि है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति प्राचीनतम है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को दी जाती है। प्राचीनतम पुराण कौन है? मत्स्य पुराण है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती को माना गया है, जो कि अभी जो है सो विलुप्त हो चुका है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कालकुटुंब। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन थी? विदत थी। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में आई। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में उत्तर वैदिक काल में। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र ने की। अवस्था और ऋग्वेद में समानता है। अवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से संबंधित है। अवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से संबंधित है। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। चलिए आगे जान लेते हैं। आगे है यहाँ पे ऊपर में था, हाँ, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद में जादू माया और वशीकरण। आर्य शब्द इंगित करता है निर्जित समूह को। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में पाया जाता है विवाह सूत्र। ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? गाय के लिए किया गया था। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो कुभा या क्रमु। किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ? कुभा या क्रमु। आर्यों का अंटार्कटिका होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? बीजी तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने। अथर्व का अर्थ क्या है? पवित्र जादू। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? यजुर्वेद। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति को। उत्तर वैदिक काल में संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की कुल संख्या 10 है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से। संस्कारों की कुल संख्या 16 है। अब यहाँ पे देख सकते हैं तीसरा हमारा टॉपिक आ चुका है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो इससे जो भी जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बनने वाले हैं सारा हम लोग कवर करेंगे। अभी तक जो भी लोग यहाँ पे बने हुए हैं जरूर से वीडियो को लाइक कीजिएगा और कैसा लगा कमेंट में भी बताइए और अपने दोस्तों से इसे जरूर से शेयर कीजिएगा। तो चलिए इसे भी कंप्लीट कर ही लेते हैं। यहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल का नाम क्या था? लुम्बिनी था। गौतम बुद्ध बुद्ध लुम्बिनी था। वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों के कथाओं के विषय में क्या है? जातक है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है? बौद्धों का धर्म ग्रंथ का नाम है त्रिपिटक। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु प्राप्त किया था? कुशीनगर में। कुशीनगर में जो है सो गौतम बुद्ध को यहाँ पे मृत्यु प्राप्त किए थे।
भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? नालंदा विहार है सबसे प्राचीन विहार। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप ने की। महाकश्यप ने की। नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक थे। नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक थे। किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? राजगृह में। राजगृह में की गई थी। प्रथम बौद्ध संगीति या सभा जिसको कहते हैं वो कहाँ आयोजित की गई थी? राजगृह में। और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है इससे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, तो इसे जरूर से याद कर लीजिएगा। अध्यक्षता प्रथम बौद्ध संगीति की महाकश्यप, और कहाँ हुई थी? तो राजगृह में। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। उसके बाद मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? नागसेन। नागसेन। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर और किस नाम से जानते हैं? पद्यमणि के नाम से, पद्यपानी के नाम से जानते हैं। पद्यपानी। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। दोनों धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों मानते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति या सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कुंडलवन में या कश्मीर में? कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति देख सकते हैं वो किस नगर में? कुंडलवन कश्मीर में। चतुर्थ कुंडलवन कश्मीर। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? पाटलिपुत्र में। तृतीय पाटलिपुत्र तो 3 ऐसे याद कर लीजिए। तृतीय तो पाटलिपुत्र में। प्रथम आप पढ़े थे ऊपर ही राजगृह में, और चतुर्थ यहाँ पे कुंडलवन में कश्मीर में, और तृतीय जो है सो पाटलिपुत्र में। और द्वितीय भी होगा कहीं पे, आप कमेंट में बताइए द्वितीय जो है सो बौद्ध संगीति कहाँ पे आयोजित हुई थी। तो चलिए आगे है यहाँ पे बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक। तो यहाँ पे देख सकते हैं बुद्ध के जीवन से जो जुड़े प्रतीक थे वो कौन कौन से, उसे याद कर लीजिए। हाथी जो है सो बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक था। कमल जो है सो जन्म का प्रतीक था। सांड जो है सो यौवन का प्रतीक था। घोड़ा ग्रह त्याग का प्रतीक था। पीपल जो है सो ज्ञान का प्रतीक था। शेर जो है सो समृद्धि का प्रतीक था। पदचिन्ह जो है सो निर्वाण का प्रतीक था। स्तूप जो है सो मृत्यु का प्रतीक था। तो गौतम बुद्ध का गुरु कौन थे? तो आलार कलाम थे गौतम बुद्ध के गुरु। गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? आलार कलाम। आलार कलाम। इसके बाद जो है बुद्ध में वैराग्य भावना 3-4 दिवसों के कारण बलवती हुई। तो बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। विक्रमशिला में बौद्ध जो है तो शिक्षा दिया जाता था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सांची में। सांची में बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सांची में सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा सांची में। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? धर्मपाल ने। तो पूछा हुआ है कई बार क्वेश्चन में, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मपाल ने। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया? अशोक के द्वारा। और तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था आपको भी पता होगा, पीछे अभी पढ़े, पाटलिपुत्र में। उसके बाद जैसे बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? तो पाली भाषा में की गई थी। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की? वसुमित्र ने की। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बिंबिसार के शासनकाल में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में जो है सो अपना प्रथम उपदेश दिया था। बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली जो महिला थी वो कौन थी? महाप्रजापति गौतमी थी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला महाप्रजापति गौतमी थी। बोध गया स्थित है कहाँ पर? बिहार में। जातक किसका ग्रंथ है? बौद्धों का। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुई थी बोधगया में। जो भगवान बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ ही था। सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुई कहाँ पे? बोधगया में। सारनाथ में बुद्धि का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्मचक्र परिवर्तन। प्रथम जो ज्ञान प्राप्त किया उसको धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? महिला और शूद्र पर। महिला और शूद्र पर। तो आगे है बुद्ध का गृह त्याग का प्रतीक क्या था?
तो घोड़ा था। पीछे भी पढ़े। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? कपिलवस्तु में की गई थी। सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? नागार्जुन है। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? अशोक के शासनकाल में। सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए जो है सो सांची विख्यात है। और पीछे भी पढ़े हैं। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? पाली भाषा का प्रयोग किया गया। पाली भाषा का प्रयोग किया गया। आगे जो है सो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर जो है उसका जन्म कुंडग्राम में हुआ था। तो अभी देखिए महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था, लेकिन पीछे क्या पढ़े? भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। तो महावीर स्वामी और भगवान बुद्ध, इस दोनों में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, तो वो आपको कन्फ्यूजन दूर करना है। एशिया की रोशनी कहा जाता है गौतम बुद्ध को। एशिया की रोशनी कहा जाता है गौतम बुद्ध को। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रम के रूप में जाना जाता है? उनका गृह त्याग। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? कोल्य वंश से संबंधित थी। किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? अशोक के शाक्य से मिलता है। ये देख सकते हैं यूपीएससी मेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन है। यहाँ पर देख लीजिए कुछ ज्ञान की बात यहाँ पे कुछ नोट्स में दिया हुआ है। मौर्य वंशीय शासक अशोक के लुम्बिनी अभिलेख की सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख में लुम्बिनी को बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे छूट प्रदान करने की घोषणा का भी उल्लेख किया गया है। चलिए आगे जान लेते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया? सारनाथ में दिया। देख सकते हैं कितनी बार जो है ये क्वेश्चन जो है सब पूछा गया है। धर्मचक्र परिवर्तन पहली बार किस स्थान पर दिया था? सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले सारनाथ वाराणसी के निकट 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में, ये पहले भी पढ़े। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? जांत्रिक गोत्र में हुआ था। महावीर की माता कौन थी? त्रिशला थी। महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान था। महावीर वर्धमान, व से महावीर तो व से वर्धमान था। और भगवान बुद्ध जो थे उसका क्या नाम था? सिद्धार्थ नाम था। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। महावीर वह देख सकते हैं पावापुरी, और वर्धमान में जन्म हुआ था, पावापुरी में मृत्यु हुई। जैनियों के पहले तीर्थकार कौन थे? ऋषभदेव थे। उसके बाद जैसे जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म कुल कितने तीर्थकर हुए? 24 हुए। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? 24वें। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य जोड़ा। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली था। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वह कौन है? वह जैन धर्म है। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्य सोलंकियों ने किया था। स्यादवाद सिद्धांत है जैन धर्म का। स्यादवाद सिद्धांत किसका है? तो आगे कौन सा सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पूर्व जैन साहित्य कहा जाता है आगम को। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता है भद्रबाहु। अनेकांतवाद किसका क्रूर सिद्धांत एवं दर्शन है? जैन मत का। महान धार्मिक घटना महास्तंभ का अभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए जानी जाती है? बाहुबली। प्रथम जैन महासभा का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन हुआ था वल्लभी में द्वितीय जैन महासभा। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा में लिपि में है? प्राकृत व अर्ध मागधी में। कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त। हेलियोडोरस का विषनगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली गोसाल। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था?
हिंदू यूनानी का भागवत संप्रदाय में। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? सातत्वों ने। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? नालंदा। तो यहाँ तक हमने अभी जो है सो 3 टॉपिक कवर किया और इसमें काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन आए और अभी जो है सो 39 मिनट के आसपास हो गया। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। आप लोग इसे ज़रूर से शेयर कीजिएगा। आगे जो भी पार्ट है वो जो है सो मैं अगले पार्ट में लेकर के आऊँगा अगले वीडियो में। तो इसे ज़रूर से शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। देख सकते हैं अभी बहुत सारा टॉपिक जो है सो बचा हुआ है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर से शेयर कीजिएगा। और द्वितीय जो बौद्ध संगीति जो हुआ था, जो बौद्ध सभा हुआ था, वो कहाँ हुआ, तो वो आपको कमेंट में बताना है। बाय।